एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लेगिंग जनन का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम। कल हमने पढ़ लिया था पुष्पीय पादपों की संरचना और पुष्पीय पादपों में लेगिंग जनन। तो फिर से एक बार हम थोड़ी सी मोटे उस पर नज़र डाल लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था। ये हम पुष्प की संरचना बना लेते हैं। पहले ये वही गुलाब है जो आप लोग देते हो। ये हो गए दलपुंज, पंखुड़ियाँ इसकी और पंखुड़ियों की एक संरचना को हम बोलेंगे दल, और सबको मिलाकर दलपुंज। और ये पुष्पासन हो गया जहाँ पुष्प आकर बैठता है, और ये डंठल जिसे हम भूतंतु या तंतु भी कहते हैं। अब ये हो गया हमारे पुष्प का मेल भाग जिसे हम पुमंग कहते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये हो गया, ये दोनों मिला के पुमंग हो गए। जो पुष्प का नर भाग है पुमंग। और इनमें से किसी एक की इकाई को हम बोलेंगे, जैसे कि ये अकेला है पुमंग, इसे हम पुंकेसर बोलेंगे। पुंकेसर पुमंग की इकाई को पुंकेसर। और इसमें पुंकेसर में भी इसमें भी 2 भाग पाए जाते हैं। जिस तरह से इसको हम परागकोश कहेंगे, परागकोश। और ये इस डंडी ऐसी संरचना को तंतु बोलेंगे। तंतु, ये वाली संरचना को तंतु बोलेंगे। ओके, ये है पुष्प का मादा भाग, जिसे कि यहाँ पर परागकण आकर गिरते हैं, जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। वर्तिकाग्र यहीं परागण होता है यहीं पर। और ये जो लंबी नली ऐसी संरचना है, इसे हम वर्तिका बोलेंगे। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि ये फीमेल का पार्ट है। ये है अंडाशय, मोटा फूला हुआ भाग, इसको हम बोलेंगे अंडाशय। अगर इंग्लिश में याद रखना है तो रख सकते हैं। इसे हम स्टिग्मा, इसे हम स्टाइल, और इसे हम अंडाशय को ओवरी बोलेंगे। ये बहुत सारी पंखुड़ियाँ मिलकर जो होती हैं, ये दलपुंज होती हैं। दलपुंज जो रंग बिरंगी होती हैं, कीटों को परागण करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं। दलपुंज, और इसकी इकाई को हम दल कहेंगे। और ये नीचे जो संरचना होती है, हरे कलर की पत्तियाँ देखी होंगी हर फूल के नीचे, जो कली अवस्था में फूल को सुरक्षा भी देती हैं, इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे। बाह्य दलपुंज, इसकी इकाई को बाह्य दल कहेंगे। यानी ये जो हरी हरी पत्तियाँ होती हैं, इसे बाह्य दलपुंज कहेंगे। और इसकी किसी एक पत्ती को यानी इसकी इकाई को बाह्य दल कहेंगे। बाह्य दल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसे नोट कर लीजिए सही से। अब परागकोश की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये परागकोश, ये तंतु। और परागकोश और तंतु को जो जोड़ के रखे रहता है, वो इसे योजी बोलते हैं, योजी। लेकिन अब परागकोश की संरचना अगर इस तरह से हम काटेंगे तो हमें कुछ इस तरह से परिपक्व परागकोश की संरचना की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरह से संरचना मिलेगी चारों कोनों पर। लघु बीजाणु धानी जिसको हम बोलते हैं, परिपक्व परागकोश की बात हो रही है। हम इसे काटेंगे तो इस तरह से संरचना मिलेगी चारों कोनों पर। कुछ इस तरह से सेल होती हैं, इसे हम बाह्य परत बोलते हैं। इसे हम चारों कोनों पर ये लघु बीजाणु धानी होती हैं, और इसमें कुछ परतें पाई जाती हैं, जिसे हम बाह्य परत। इसके बाद आती है अंतः परत। देखो अंतः परत नाम से
अंत, नाम से ये मत सोचो कि अंत परत है तो ये अंत में ही होगी, ये बाह्य परत के बाद पाई जाती है, इसे हम मध्य परत बोलेंगे। मध्य परत, मध्य परत, मध्य परत, बाह्य परत, अंत परत, मध्य परत। इसके बाद भी पाई जाती है टेपिटम। टेपिटम, टेपिटम परागकण को पोषण देने के लिए काम आती है। ये तीनों मिलकर परागकण या लघु बीजाणु को सुरक्षा देंगी, सुरक्षा, लेकिन ये अकेली जो है परागकण को पोषण देगी। इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं उस पर। आई होप आपने वो सब नोट कर लिया होगा। अब पढ़ते हैं एक परागकोश में 4 लघु बीजाणु दानी पाई जाती हैं, और जैसे कि पुष्प का नर भाग होता है पुमंग, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, तंतु और परागकोश। परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु चतुष्क बनता है जो कैलोज एंजाइम से जुड़ा होता है। फिर ये अलग होकर परागकण का निर्माण करते हैं। आइए अभी पढ़ते हैं, जस्ट मैंने बताया अभी। अब बात करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा परिपक्व परागकोश की संरचना। बात करते हैं अपरिपक्व परागकोश की संरचना। देखो, अपरिपक्व परागकोश में इस तरह से चारों कोनों पर लघु बीजाणु धानी नहीं पाई जाएगी बिल्कुल भी। जैसे हमारे परिपक्व परागकोश में इस तरह से लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, अपरिपक्व परागकोश में इस तरह से नहीं पाई जाती है। अपरिपक्व परागकोश में सिर्फ ऐसे इस तरह से संरचना होती है। मतलब समझ लीजिए कि इनमें कोई भी लघु बीजाणु धानी इस तरह से सेल प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम विभज्योतक सेल कहते हैं। इस बाह्य परत होती है, इसे बाह्य परत कहते हैं। इसे में जो पाई जाएंगी इसे हम विभज्योतक कोशिका कहते हैं, और ये इसके बाह्य परत जो पाई जाती है इसे बाह्य परत कहते हैं। और इसमें अब ये परिपक्व कैसे होती है, इनमें कुछ सेल चारों कोनों पर जिनका जीवद्रव्य बढ़ जाता है वो विभाजित होने लगती हैं, तो हम उन्हें प्रपशु सेल कहते हैं जो आकार में वृद्धि करेंगे। अब उनका जीवद्रव्य बढ़ जाएगा तो वो वृद्धि तो करेंगे, तो इस तरह से विभाजित वो होकर चारों कोनों पे, तो ये लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है। और जब जैसे प्रपशु कोशिका विभाजित होगी तो बाह्य परत इस दो में विभाजित हो, 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इसे हम बाह्य परत कहेंगे। इसे प्राथमिक बीजाणु सेल कहेंगे, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। और बाह्य परत जो होती है अंतः परत, मध्य परत और टेपिटम, ये परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। टेपिटम जैसे परागकणों को पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका प्राथमिक बीजाणु सेल से निर्माण होएगा। इसका प्राथमिक बीजाणु सेल से लघु बीजाणु मात्र सेल का निर्माण होएगा। ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। ये 4 लघु बीजाणु इस तरह से आपस में जुड़े होते हैं कैलोज एंजाइम द्वारा, कैलोज एंजाइम द्वारा। बाद में ये परिपक्व होते हैं, अलग होते हैं, परागकण निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे परागकण की संरचना और लघु बीजाणु जनन की डेफिनेशन। इसे नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं लघु बीजाणु जनन क्या है। लघु बीजाणु जनन क्या है? बीजाणु जनन क्या है? जनन क्या है? अभी हमने पढ़ा था, जैसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है।
इसको ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। इसको ही लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जनन कहते हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु जो चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं लघु बीजाणु का निर्माण करती है। इसको ही लघु बीजाणु कहते हैं। अब ये कैलोज एंजाइम द्वारा जुड़े होते हैं और ये बाद में परिपक्व होकर 4 परागकण का निर्माण करेंगे। 4 परागकण की संरचना कुछ इस तरह से होती है। इसे बाह्य संरचना पाई जाती है। इसकी बाह्य परत कहेंगे इसको। इसमें कुछ जगह छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम जनन छिद्र कहते हैं। इसको हम बाह्य चोल बोलेंगे। बाह्य चोल या बाह्य परत ये होती है अंतःचोल। बाह्य परत इसकी दिख रहा होगा, ये खुरदुरी होगी और बहुत ही शक्तिशाली होती है। मतलब ये स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। खुरदुरी परत बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। स्पोरोपोलिनिन से बना होता है एंजाइम से। बाह्य चोल परागकण का बाह्य चोल खुरदुरी होती है और स्पोरोपोलिनिन एंजाइम से बना होता है। परागकण की संरचना अब अंतःचोलीय पैक्टोसेलुलोज से बनती होती है। पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है। पैक्टोसेलुलोज से बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन परागकण में एक ऐसा पदार्थ है जिसे कोई बहुत शक्तिशाली होता है और ये इसे न किसी भी चीज़ से, न ताप से, न किसी भी हीट से ये प्रभावित नहीं होता है। अब इसमें जो जगह जगह ये पाए जाते हैं इस तरह से, इसको जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र जहाँ से परागकण नलिका निकलेगी, जनन छिद्र। इस तरह से जगह जगह पाए जाते हैं ये जनन छिद्र। इन सभी को हम जनन छिद्र कहते हैं। अब द्विरव्य पाया जाएगा इसमें। इसे हम कायिक कोशिका कहते हैं। ये 2 भाग में डिवाइड होती है। कायिक कोशिका और नीचे वाले को हम बोलेंगे जनन कोशिका। जनन कोशिका 2 नर युग्मकों का निर्माण करती है। जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। इसे कायिक केंद्रक कहेंगे। कायिक शेल में कायिक केंद्रक प्रेजेंट होता है और इसमें जनन केंद्रक पाया जाएगा। जनन केंद्रक आई होप इसे आप नोट कर लीजिए। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।